हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे इस चैनल में हम जिस टॉपिक पे बातें शुरू करने वाले हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा पहला क्लास होगा यहाँ पर, जिसमें हम आपसे बातें करेंगे अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि कोई केमिकल रिएक्शन किस तरीके से किसी रिएक्शन को प्रोसीड करता है। मेरी कोशिश होगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म में वो मैं सारे टॉपिक्स कवर सकूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ओवरऑल अगर आप मेरे सारे के सारे क्लासेस देख लेते हो तो दैट इज अ प्रॉमिस कि 90% तक प्रॉब्लम्स आपको इजीली वहां से अवेलेबल होंगे। अब रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, वो सारी बातें हम चैप्टर के साथ करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के इस टॉपिक को। रिएक्शन मैकेनिज्म के इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं लिखता हूं A प्लस बी और ये फॉर्म करता है प्रोडक्ट को। किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि रिएक्टेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को। जैसे कि A और B केमिकली रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ए और बी क्या है, रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, और ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं एंड दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट। फिर बात उठती है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन रिएक्टेंट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए हमारा ए और बी जो रिएक्टेंट है हम उसे फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं एज सबस्ट्रेट, एज रिएजेंट, और ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जहां पे आप ए और बी बोल रहे थे यहां पे हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट नाम यूज कर रहे हैं। सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट क्या है, अब पहले ये क्लियर कर लेते हैं। सबस्ट्रेट हमारे रिएक्शन का मेन रिएक्टेंट होगा। सबस्ट्रेट क्या होगा, मेन रिएक्टेंट होगा। मेन रिएक्टेंट कौन होता है, जनरली मेन रिएक्टेंट हमारा वो होगा जो कार्बन कंपाउंड होगा। कार्बन कंपाउंड जो भी होंगे दे ऑल आर सबस्ट्रेट्स। जैसे कि जब आप एल्केन्स पढ़ोगे, एल्कीन्स पढ़ोगे, एल्काइंस पढ़ोगे, हेलो एल्केन्स पढ़ोगे, एल्कोहल्स पढ़ोगे, फिनॉल पढ़ोगे, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सभी में हमारे सबस्ट्रेट ये मेन फंक्शनल कंपाउंड्स होंगे। और अब आती है बातें रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट सिस्टम की अटैकिंग स्पीसीज होती है। अटैकिंग स्पीसीज कहने का मतलब इसका काम क्या है, इसका काम है कि वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और हमें प्रोडक्ट तक पहुंचा देता है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास जब हम किसी चैप्टर को स्टडी करते हैं तो सबस्ट्रेट तो फिक्स हो जाता है कि हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हो, सबस्ट्रेट तो फिक्स हो गया कि हेलो एल्केन्स है। लेकिन रिएजेंट हर रिएक्शन में डिफरेंट आता जाता है। रिएजेंट मतलब वो अटैकिंग स्पीसीज जो आप रिएक्शन में यूज कर रहे होते हो। जैसे एक एग्जांपल यहां पे समझ के देखें, मैंने लिखा CH3 CH2 Cl और मैंने लिखा KOH, आगे लिख दे रहा हूं एक्वस, और ये रिएक्शन हमने शो कर दिया। मैंने कहा कि मेरे पास ये केमिकल इक्वेशन है, बताओ इससे क्या होता। तो अभी मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ रिएक्शन समझाना चाहता हूं कि रिएक्शन का सबस्ट्रेट और रिएजेंट का क्या मतलब होता है। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो इस रिएक्शन में होगा क्या, CH3 CH2OH प्लस KCl। इस केमिकल इक्वेशन में आपने देखा कि मेरा ये क्या है, मेन रिएक्टेंट था जिसे आप क्या नाम दोगे, सबस्ट्रेट बोलोगे। और ये क्या था, ये था मेरा रिएजेंट। इस रिएजेंट ने OH माइनस प्रोवाइड किया और इस OH माइनस ने क्या किया, इस OH माइनस ने Cl को रिप्लेस करके खुद लगा लिया। यानी यहां पर इस रिएजेंट ने अटैक किया किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। यानी हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको सबसे पहले ये बात समझ आ जानी चाहिए, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। अब इसी एक एग्जांपल में और बात कर लेते हैं। हमने लिखा CH3 CH2 Cl प्लस अमोनिया।
आगे लिखा हुआ है एल्कोहलिक अमोनिया। मुझसे पूछा गया क्या होगा, हमने रिएक्शन लिखा CH3 CH2 NH2 प्लस NH4 Cl। इस केमिकल रिएक्शन में ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और एल्कोहलिक अमोनिया किस तरीके से काम करेगा, एज अ रिएजेंट, और उसने एमीन्स का प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। तो एक एमीन बन गया। कौन सी एमीन बनी है, 1 डिग्री एमीन। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस आपके सामने मेंशन किए गए हैं, इन केमिकल रिएक्शंस में आपके पास एक सबस्ट्रेट है, एक रिएजेंट है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको याद हो जाना चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए, व्हाट इज सबस्ट्रेट एंड व्हाट इज रिएजेंट। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो रिएजेंट अटैक कैसे करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, तो रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक कैसे करेगा, इसके लिए हम बताते हैं कि रिएक्शन का जो पाथ होता है, जनरल मैकेनिज्म में रिएक्शन 2 पाथ को प्रोसीड करता है, पाथ 1 पाथ 2। तो पाथ 1 क्या होता है और पाथ 2 क्या होता है। पाथ 1 रिएक्शन का वो पाथ होता है जिसमें हम बात कर सकते हैं, अब ये कोई फिक्स नहीं है कि पाथ 1 कौन सा है, हमें 2 पाथ बोलने हैं 1 और 2, तो मैं कोई भी एक पाथ पहले बोल सकता हूं। तो पहला पाथ क्या बता रहा हूं मैं आपको कि मेरे पास सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट सबसे पहले ब्रेक हो जाता है, किसमें, किसी इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट मतलब सबस्ट्रेट का कोई बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूटने से कोई स्पीसीज तैयार होती है जो इंटरमीडिएटली बनती है, यानी ना तो वो मेन रिएक्टेंट होता है और ना ही प्रोडक्ट होता है, वो बीच में बनता है और फिर फिनिश हो जाता है। आपको इंटरमीडिएट किसी रिएक्शन में नहीं मिलेगा, आपको रिएक्टेंट मिलता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें इंटरमीडिएट बनता हुआ रिएक्शन मिलेगा एक, जिसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट ब्रेक होगा, किसमें, इंटरमीडिएट में, और इस इंटरमीडिएट के ऊपर रिएजेंट अटैक करने पहुंचेगा। ये रिएजेंट इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज अ टाइप 1 मैकेनिज्म जो आपके सामने मेंशन किया गया। पार्ट 2 को समझ के देखो क्या होता है। पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में हमारे पास सबस्ट्रेट होगा और इस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट डायरेक्ट अटैक करने पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट अटैक। ये इनडायरेक्ट फॉर्म था, ये क्या है, डायरेक्ट। रिएजेंट डायरेक्ट पहुंच गया किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, और क्या बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब है वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ पाथ, पाथ 1 एंड पाथ 2। पाथ 1, इस पाथ 1 को मैंने जो आपको बताया, मैं उसे अब ग्राफ के सामने भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ग्राफ से पाथ 1 कैसा दिखता होगा। एक बार वापस, पाथ 1 में क्या बताया मैंने, हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का क्या हुआ, बॉन्ड क्लीवेज हुआ और उससे बना क्या, हमारे पास जनरेट हुआ इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट के ऊपर रिएजेंट ने अटैक किया और फॉर्म हो गया एक प्रोडक्ट। तो हमारे पास एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है जहां आप देख सकते हो कि अल्कोहल का रिएक्शन किससे हो रहा है, HCl से हो रहा है। अल्कोहल और HCl जब आपस में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, CH3 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 और Cl लग जाता है। इस केमिकल रिएक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये जो मेरे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको पास समझा रहा हूं। ये सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है, इसका ये बॉन्ड टूटता है और इसके बाद बन जाता है कुछ ये एक इंटरमीडिएट है। ऐसे इंटरमीडिएट्स को हम नाम देते हैं कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन पर
HCl का कौन सा पार्ट? नेगेटिव वाला पार्ट, क्योंकि पॉजिटिव पे कौन अटैक करने आएगा? नेगेटिव अटैक करने आएगा। बेसिक पॉइंट है ये। तो ये Cl यहां पे आके लग गया और हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने शो किया, ये था पाथ 1 टाइप रिएक्शन, जो कि इनडायरेक्ट फैशन में प्रोसीड कर रहा था। एक रिएक्टेंट दिया और वो रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया? हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और उसमें हुआ क्या? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना। अगर मैं इसे आपके सामने ग्राफ के थ्रू दिखाऊं कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस ग्राफ में मान लो ये ग्राफ एनर्जी का ग्राफ है। ये एनर्जी में मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये एक सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट की एनर्जी कम दिखाई जा रही है। बात उठती है कि एनर्जी से क्या रिलेशन होता है इनका, ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे। तो एनर्जी से कैसे रिलेट करें, उसे समझने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि पहले एनर्जी को समझ लीजिए स्टेबिलिटी के साथ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने होते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। हर बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होता हुआ मिलेगा। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, जो कॉपी आप बना रहे हो, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का एक अलग से स्पेस बनाइए अबाउट 3 to 4 पेजेस के लिए, और उसमें ये कॉन्सेप्ट्स मेंशन करते रहिए, जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी हम आपसे बात करने वाले हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और क्या बातें हमें समझ में आनी चाहिए। समझने के लिए क्या करें? समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में मैं आपके सामने बहुत बार इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी क्लासेस में अपने मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स मार्केट में निकले कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जब मिस्टर एक्स मार्केट में निकले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 लोगों को सर्च किया। सर्चिंग कंडीशन में एक 16 साल का पर्सन मिला और एक 60 साल का। मिस्टर एक्स ने 16 साल वाले और 60 वाले दोनों लोगों को कस के एक झापड़ मारा। होगा क्या? जो 16 साल वाला था उसने बिना सोचे मिस्टर एक्स की धुनाई कर दी, लेकिन 60 साल वाला ये सोचता रहा कि ये हुआ क्या, व्हाट इज दिस, ऐसा क्या डिफरेंस हुआ इस सिस्टम में। तो आप नॉर्मल सी बात जानते हो कि 16 साल वाले के पास बहुत सारी एनर्जी है और 60 साल वाले के पास बहुत कम एनर्जी है। 16 साल वाला जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वो रिएक्शन के लिए तैयार था, आओ रिएक्शन करते हैं। लेकिन 60 साल वाले के पास बहुत कम एनर्जी थी, वो रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। दैट इज द बेसिक थिंग जो आपको समझनी है कि जिस सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होती है, लाइक दिस वन, जैसे आप हैं, तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। मतलब वो हमेशा रिएक्शन के लिए तैयार होता है। लेकिन जो 60 साल वाला है या उससे बड़ी एज वाला कोई, या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी एनर्जी कम है, तो वो रिएक्शंस के लिए तैयार नहीं होता। मतलब वो स्टेबल सिस्टम है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी इज व्हाट? अगर सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अब मालूम होना चाहिए। व्हाट इज एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी। बाकी मिस्टेक्स को बाय बाय करते हैं, ये आप वापस आएंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को फिर से क्लियर करेंगे। आइए ग्राफ पे आते हैं। हमारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में जो इंटरमीडिएट बना हमारा, वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं होता। दैट सिस्टम इज अनस्टेबल। ये बहुत कम समय के लिए बनता है और फिनिश हो जाता है।
तो कहने का मतलब है कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट की एनर्जी आप देख सकते हो सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा है, यानी ये सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है, दैट इज अ अनस्टेबल वन। तो जब सबस्ट्रेट को मुझे कहां भेजना है, इंटरमीडिएट में भेजना है, तो सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट में भेजने के लिए आप क्या बताओगे, आप कहोगे कुछ इतनी एनर्जी सबस्ट्रेट को बाहर से दी जाएगी तो वो जा पाएगा। अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूं तो होगा क्या, वो यहां से यहां से यहां से यहां तक पहुंचेगा और फिर नीचे जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। नॉर्मल बात है कि आपको एक पर्टिकुलर पहाड़ दिया हुआ है और आपको यहां पहुंचना है, तो सबसे पहले आपको इतनी एनर्जी की नीड नहीं बताओगे, आप पहले बताओगे कि मुझे यहां तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे आराम से। तो ये एनर्जी जो हमारे पास होती है इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हर रिएक्शन को किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। तो इस सबस्ट्रेट को यानी मेन रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी हमें दे दी, किस तरीके से दी, बाया हीट या किसी भी तरीके से आप वो एनर्जी सिस्टम को दे देते हो सकता है कि रूम टेम्परेचर में ही उतनी एनर्जी उसे मिल जाए, या आपको हीट करना पड़े, आपको हाई प्रेशर लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो कंडीशन हमें नहीं जाननी। अभी हमने वो कंडीशन प्रोवाइड कर दी और इंटरमीडिएट बन गया। हाँ, डिपेंड करेगा कि इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट हमारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल है हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। उसी पर बेस्ड रिएक्शंस आगे चलते हुए दिखेंगे आपको कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसी है, कम है या ज्यादा है। तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट था और वो सबस्ट्रेट पहुंचा कहां, इंटरमीडिएट में, जो ज्यादा स्टेबल नहीं था। इंटरमीडिएट क्या हुआ, तुरंत चेंज हो गया किसमें, हमारे प्रोडक्ट में। इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए भी एक एनर्जी की नीड पड़ी जो बहुत छोटी थी और ये एनर्जी बहुत बड़ी थी। ये एनर्जी क्यों ज्यादा थी, क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत स्टेबल है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने का मतलब है कि उसे जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसे आराम से रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। तो जैसे इंटरमीडिएट बना, उसे जो एनर्जी चाहिए, बहुत छोटी सी एनर्जी चाहिए, वो बाहर की हीट से मिली, और जैसे ही मिली वो इंटरमीडिएट किस में चेंज हो गया, हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मैंने इस प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कुछ कम दिखाई है, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से ज्यादा स्टेबल ही हो सकता है प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में कम स्टेबल हो। ग्राफ का कोई तो पॉइंट रोकना था, यहां रोकता, मैंने नीचे रोक दिया है। तो दिस इज द पाथ 1 ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का पाथ 1 क्या बताता है, पाथ 1 बताता है कि एक इंटरमीडिएट बनेगा और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें। अगर मैं पाथ 2 की बात करता तो पाथ 2 में क्या होता, सबस्ट्रेट जो मेरे पास है उसका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। क्या होता था उसमें सबस्ट्रेट जो था उस पर रिएजेंट डायरेक्ट अटैक कर रहा था, और किसका फॉर्मेशन हो रहा था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। मतलब रिएक्शन में किसी भी टाइप का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो अब बात उठती है कि एक एग्जांपल दीजिए जिसमें आपके सामने ये कंडीशन बनती हुई दिख रही हो। तो हमने कहा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Cl। फिर से रिपीट, अगर रिएक्शन आपको नहीं याद है तो टेंशन मत लीजिएगा, मेरा प्रॉमिस है कि आपको हर एक रिएक्शन में आपको याद करवा दूंगा। CH3CH2Cl रिएक्शन कर रहा है किससे, CH3CH2O Na से, सोडियम इथॉक्साइड। इससे हुआ क्या, ये जो हमारा रिएजेंट है नेगेटिव वाला पार्ट, ये अटैक करने पहुंचा किस पे, कार्बन पर। कार्बन पे ही क्यों, आप जानते हो ना कि क्लोरीन कार्बन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और क्लोरीन की 3। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कर रहा होगा,
इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, इस पर क्या चार्ज होगा, इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, इस पर माइनस, तो निगेटिव वाला पार्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। कुछ सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव वाला भी तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता था। सोडियम प्लस, सोडियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 11 है, 2, 8 और 1, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम प्लस जो है वो 2 और 8 हो गया, मतलब उसके पास सारा ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे इलेक्ट्रॉन ना तो चाहिए ना तो किसी को देने हैं, तो वो रिएक्शन में अटैक करने नहीं जा सकता। अटैक करने कौन पहुंचा, ये अटैक करने पहुंचा इस कार्बन पे, उसने Cl हटा दिया, क्या बनाओगे CH3 CH2 OCH2 CH3 प्लस NaCl। रिएक्शन नेम रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें मालूम है कमेंट बॉक्स में रिएक्शन का नाम मेंशन करें। जितनी जल्दी आप मेंशन करते हो आप का उतनी जल्दी रिस्पांस बनता है, क्योंकि बाद वाला जो करता है लोग कहते हैं कि पहले वाले का देख लिया था, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले अपना आंसर देने की। तो हमारे पास फॉर्मेशन किसका हुआ, ईथर का फॉर्मेशन हुआ इस रिएक्शन में। ये जो रिएक्शन मेरे पास था ये था सेकंड टाइप पाथ रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन क्या था, डायरेक्टली प्रोसीड करके प्रोडक्ट बना रहा था। अगर मैं इस रिएक्शन के ग्राफ पर बात करूं तो क्या ग्राफ आपको मिलेगा, ग्राफ में मेरे पास एक सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली प्रोडक्ट में, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने स्टेप बोलोगे, एक सिंगल स्टेप हुआ। ये कौन सी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी इसको चाहिए होगी क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ये जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये ग्राफ किसके बीच में बनाया गया है, एनर्जी का ग्राफ है विद रिएक्शन का प्रोसेस जो कंटिन्यू चलता हुआ दिखेगा आपको। वो पाथ क्या था, तो मैंने कहा जो पाथ 1 था वो पाथ इनडायरेक्ट पाथ था। इनडायरेक्ट पाथ सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट में चेंज हुआ और फिर प्रोडक्ट बन गया। ऐसे कौन से रिएक्शंस होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम डिस्कस करते हैं, तो वो जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगे ना पाथ 1 को समझने के लिए, वो आगे मैं पढ़ूंगा SN1 और इवन मैकेनिज्म पाथ में। अब आप में कुछ को लग रहा होगा यार मुझे तो मालूम ही नहीं कि SN1 इवन क्या होता है। मैंने फिर कहा टेंशन नहीं लेना है आपको, आगे मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे तो बातें जुड़ेंगी। SN1 और इवन के 2 मैकेनिज्म पाथ आप पढ़ोगे, जहां पे आपको इनडायरेक्ट पाथ मिलेगा, जहां आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि रिएक्शन को इनडायरेक्ट पाथ में ले जाया जा सके। उसी तरफ दूसरी तरफ बात करें तो पाथ 2 हमारे पास है, पाथ 2 जिसे हमने डायरेक्ट पाथ बताया था। इनके एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ेंगे वो होगा SN2 पाथ और E2 पाथ। तो हमें ये 2 पाथ पढ़ने हैं, SN1 और E2 पाथ। फिर बात होती है मुझे ये भी नहीं मालूम, मैंने आपसे फिर कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। मैं आपको डिटेल बताऊंगा SN1, SN2, E1, E2, इसके अलावा और भी कुछ मैकेनिज्म्स जुड़ते चले जाएंगे। तो ये तो आपको अभी याद रखना होता है। मैं सिर्फ एक बेसिक बात जानना चाहता था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है। एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है, और सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। पूरा मैकेनिज्म जब आप आगे डिस्कस करोगे तो उनके 2 तरीके के पाथ दिखेंगे। पहला पाथ सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट डायरेक्ट अटैक करेगा, हमारा प्रोडक्ट बन के बाहर। दूसरा, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो पहले कन्वर्ट होगा किसी इंटरमीडिएट पे, और उस इंटरमीडिएट पे क्या होगा, कोई रिएजेंट अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा और वो बाहर। मतलब एक बेसिक बात जो समझनी है, सबस्ट्रेट रिएजेंट टर्म को समझना है आपको। आइए अब मैं आपसे बात जोड़ने जा रहा हूं अबाउट रिएजेंट के बारे में। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पास जुड़ेंगे मैं उन्हें यहां लिखता चला जाऊंगा। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट लिखते लिखते स्पेस भर जाएगा,
तो आपका काम है कि कॉपी पे अलग से इन्हें लिखते रहिएगा कि आपको बातें याद रहें। एनर्जी स्टेबिलिटी मैंने बताया था कैसे, अगर वो भी याद रखो तो ज्यादा अच्छा था। हमने इसे बताया था मिस्टर एक्स की मदद से। मिस्टर एक्स भी खुश होंगे जब आपको उनका नाम याद रहेगा। तो चलिए बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट्स क्या थे? तो रिएजेंट्स को मैंने आपको बताया था कि ये रिएजेंट्स है क्या, ये अटैकिंग स्पीसीज है। अटैकिंग स्पीसीज मतलब ये हमारे सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करते हैं और अटैक करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएजेंट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। तो जो रिएजेंट है दैट इज अटैकिंग स्पीसीज। ये रिएजेंट्स यानी जो अटैकिंग स्पीसीज हैं, हम इन्हें दो अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। द कैटेगरी नंबर 1, हम इन्हें नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। कैटेगरी नंबर 2, हम इन्हें नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल का। मतलब जो अटैक करने आने वाला है या तो वो इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना जाएगा या तो वो न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है E+। ये तो समझ आना चाहिए कि प्लस का मतलब डेफिशिएंसी है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो आप इनको इलेक्ट्रोफाइल का नाम दोगे। अब दूसरी बात याद रखिएगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है आप टिक कर दो कि इलेक्ट्रोफाइल है, या पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। आगे मैं बात करूंगा अभी आपसे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, तो अभी इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है E+ से। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स भी होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, या ऐसी बहुत सारी स्पीसीज होंगी जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं माने जाते। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? जिन पे E+ होता है, यानी E+ से जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, और न्यूक्लियोफाइल्स जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं Nu- से। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और बात फिर से रिपीट, सिर्फ माइनस लगा हुआ देखने का मतलब नहीं कि वो न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूट्रल स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स अगर आपको नहीं याद होता है, कुछ बच्चे नहीं याद कर पाते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं हो पा रहा कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन थे, न्यूक्लियोफाइल्स कौन थे। ऐसे मुश्किल नहीं है, याद हो जाता है। लेकिन फिर भी नहीं मालूम चल रहा तो आप नाम से भी देख सकते हो। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, लव, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग होती है। हमारे एटम का न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन्स रखता है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब वो तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं जब इन पे उसका अपोजिट चार्ज यानी निगेटिव चार्ज हो, या इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, और आप इन्हें किस तरीके से पहचानते हो किसी क्वेश्चन में, और आप कैसे पता लगाते हो कि इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स का डिफरेंस कहां पे आएगा, वो सारी बातें मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा अपनी सेकंड क्लास में। आपकी पहली क्लास में मैंने एक बेसिक बात आपको बताई, आपको मे भी समझ आनी चाहिए वो सारी की सारी बातें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे कि हाँ मुझे ये बात नहीं समझ आई, तो मैं आपको इंडिविजुअली क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा आपके किसी नंबर के थ्रू, या फिर मैं आपको बोर्ड पे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ उस पॉइंट को वापस एक बार रिपीट करके दूंगा। आपका काम है इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपने पहली वीडियो देखी, आपको ठीक लगी, तो प्लीज उसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करिए, क्योंकि लगातार अब ये वीडियोस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास आती रहेंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर आप मेरी पूरी केमिस्ट्री की क्लासेस देख लोगे ऑर्गेनिक की, तो आपके 90% प्लस क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी हम आपसे बातें करेंगे नेक्स्ट टर्म पे इसी टॉपिक पे। थैंक यू।